towards a joint audience of our Indian and our Thai brothers and sisters. So, Jai Hind and Swati Kha. You know, it is a privilege to come to all the way to Thailand because this is the place from where our freedom struggle was launched. And let me be blunt and straightforward. If India is free today, it is because of one man, Netaji Subhash Chandra Bose and his Indian National Army. Let there be no doubt. With due apologies, we have a song which is called De Di Hame Azadi Bina Khadak Bina Dhal. You see, I'm sorry, but if Mahatma Gandhi had been alive today, he himself would have said, this is incorrect. Because this narrative, this version, blanks out the entire contribution of Netaji and his Azad Hind Fauj, and the simple fact that out of an army of 60,000, 26,000 laid down their lives to free their motherland. 26,000 sacrificed themselves so that you and I could be free Indians. You know what it means to be free? Most of us here are born free. You've not been born as slaves of the British Empire. And in those days, if you went to Delhi, if you went to the Gymkhana Club, if you went to the Defence Services Officers Institute, DSOI, as it is today called, any major club, you would find a board outside. Indians and dogs not allowed. भारतीय और कुत्ते अंदर नहीं आ सकते। अब फर्क समझते हैं आजादी का, इज्जत का, कि हम सर उठा के जी सकते हैं। कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता आज जिमखाना क्लब में जाने से या किसी और क्लब में जाने से कोई आपको रोक नहीं सकता। बिकॉज आपके लिए 26,000 आजाद हिंद फौज के शहीदों ने कुर्बानी दी। और ना सिर्फ उन्होंने, जैसा कि अभी बताया गया, 1 लाख भारतीय मूल के जो हमारे नागरिक थे, द रोड, द रेलवे ऑफ डेथ, ब्रिज ऑन द रिवर क्वाई, जिन्होंने वो पिक्चर देखी है, वो आपको बताएंगे कि कितने लोगों ने अपने खून की कुर्बानी दी। और ऐसी स्ट्रगल को बोलना कि साहब हमने तो उपवास करके आजादी ले ली। आपको आजादी दिलवाई कैसे? हमने फास्टिंग करी साहब। और अंग्रेज रो रो के आंखें सूज गई उनकी, हाय हाय खाना नहीं खाया है। बकवास, खाना नहीं खाया है। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के अंदर 7 बड़ी फैमिन्स क्रिएट की। You understand famines? In the last great famine, जो बंगाल में 1943 में हुई, the Bengal famine जिसको बोला जाता था, उसमें 3.5 मिलियन, 3.5 करोड़ भारतीय मारे गए। और ये वो मुल्क था जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहां दूध और घी और दही की नदियां बहा करती थी। वहां ये हाल किया अंग्रेजों ने कि आपके 7 बड़ी फैमिन्स हुई, जिसमें हर एक फैमिन में अगर आप 3 मिलियन औसतन ले लें मारे गए। 21 मिलियन इंडियंस डाइड। 21 मिलियन इंडियंस डाइड। 21 करोड़ भारतीयों की कुर्बानी ये अंग्रेज दे के गए। हमें कहा जाता है कि साहब उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। साहब वो तो भारत ही नहीं था, कोई मुल्क नहीं था भारत, ठीक है, उन्होंने इंडिया बनाया। अरे साहब
जब भी हम पूजा करने बैठते हैं, आज भी जो पंडित है वो पता किससे स्टार्ट करता है? जम्बू द्वीपे भारत खंडे, क्योंकि तब भी भारत था, हजारों साल पहले, 10,000 साल पहले भी भारत था, आज भी भारत है। और देवी और सज्जनों, आज से 10,000 साल के बाद भी भारत रहेगा, इसके बाद भी भारत रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा बलिदान है। मैं आपको बता रहा था कि अंग्रेजों ने 21 करोड़ भारतीय मरवा दिए आपकी फैमिन्स में, और वो फैमिन्स अपने आप नहीं हुई, प्रकृति के प्रकोप से नहीं हुई। उन्होंने आदेश दिया कि कोई गेहूं चावल नहीं उगाएगा किसान, वो अफीम उगाएगा। चीन को बेचने के लिए, चीनी लोगों को बर्बाद करने के लिए अफीम भारत में पैदा की गई। बंद कर दी गई खेती अनाज की, ताकि लोग भूखे मरे गांव में। इंडिगो बेचनी थी तो बोले सब गेहूं चावल बंद, इंडिगो उगाई जाएगी कपड़े रखने के लिए। ये कुर्बानी जो है उन्होंने हमसे ली है। और आप कह रहे हैं साहब, जिन्होंने 21 करोड़ भारतीय मरवा दिए भूखमरी कर करके, वो इसलिए गए कि महात्मा गांधी और नेहरू और इन लोगों ने उपवास किया। आप मजाक समझ रहे साहब, इससे भद्दा मजाक मैंने नहीं सुना। आप कह रहे हैं वो अंग्रेज जिन्होंने 21 मिलियन इंडियंस को बेरहमी से मरवा दिया। एवरेज औसतन एज भारतीयों की 30 साल थी, आज 75 साल के करीब, क्योंकि अच्छा खा पी रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं खाना, अन्न एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मिल्क, ग्रेटेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड हमारा भारत। देवी और सज्जनों, मैं बताना चाहता कि एक बहुत बड़ा झूठ, एक बहुत बड़ा फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया गया, अंग्रेजों ने मिलकर बनाया। हमारे जो उनके चाटुकार, माफ कीजिए मैं फौजी हूं, मुझे बड़ा ठेठ और साफ बोलने की आदत है। चाटुकार, तलवे चाटने वाले अंग्रेजों के हमें आजादी दिलाई आजाद हिंद फौज ने और नेताजी ने, लेकिन जो सत्ता थी वो किनके हाथ दी गई? उन लोगों के जो अंग्रेजों के सबसे बड़े चाटुकार थे, तलवे चाटने वाले। पाकिस्तान भी 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था साहब? Who was the first governor general of Pakistan? मोहम्मद अली जिन्नाह, पाकिस्तानी। भारत का पहला गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया? लॉर्ड लुई माउंटबेटन। अरे 200 साल की गुलामी तुम्हारे लिए काफी नहीं थी? 200 साल तुमने गुलामी करी इनकी, और जिस दिन आजाद हुए एक अंग्रेज को सबसे ऊंचा सत्ता में बिठा दिया। और क्या पहला आदेश दिया इसने? माउंटबेटन ने क्या पहला आदेश दिया? उसने आदेश दिया आजाद हिंद फौज का एक भी अफसर, एक भी जेसीओ, एक भी सिपाही भारत की सेना में नहीं वापस लिया जाएगा। उनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी ताकि वो भूखे मरे सड़कों के ऊपर। उन्हें गद्दार करार किया जाएगा। ये कौन सी आजादी थी साहब? यू कॉल दिस इंडिपेंडेंस? कि जिसने आजादी आपको दिलाई, आपने उसका नाम निशान मिटा दिया। एक चाटुकार इतिहासकार थे बिपिन चंद्रा। उनकी इतनी मोटी 650 पेज की किताब है, द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, बिपिन चंद्रा, राइट? एंड डू यू नो उसमें कितने पेज नेताजी और आजाद हिंद फौज के ऊपर है? 1.5, अरे 2 भी नहीं साहब, 1.5 pages in that 650 page book on the freedom struggle of India. It hurts. इतना बड़ा फरेब, इतना बड़ा झूठ, ये चुभता है साहब। ये लगता है दिल में कांटे की तरह, लेकिन सत्य में एक बड़ी बुरी आदत है साहब, आप उसे काट नहीं सकते, आप सत्य को दफना नहीं सकते।
और 75 साल आजादी के बाद भी वो सत्य निकल कर आ गया है। और भारत में आजकल बच्चा बच्चा जानता है किसने हमें आजादी दिलाई, वो था सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद सुभाष चंद्र बोस। सुभाष जी वो जाने हिंद आ गए, सुभाष जी आज वो आ गए हैं वापस यहाँ। उनकी आत्मा हमारे बीच में आ गई, आप फील कर सकते हैं। मैं बहुत आभारी हूं चावला जी का, हमारे भारतीय मूल के जो प्रवासी भारतीय हैं यहाँ पे, उनका कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और उसी होटल में रखा जहां नेताजी रहा करते थे, उनका हेडक्वार्टर था यहाँ। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं और मैं प्रवासी भारतीयों, people of the Indian diaspora, I want to tell you straight that if India is free, it was because of the sacrifices of your ancestors here. यहां से आपने आजादी की मुहिम छेड़ी और यहां से हमको वो आजादी मिली। देखिए, जो आजादी किसने दिलाई, मैंने एक किताब लिखी है, हु, बोस और गांधी, हु मेड इंडिया फ्री। बड़ा सीधा सटीक सवाल, बोस और गांधी, हु मेड इंडिया फ्री? The narrative sent to us by the British Empire is it was Gandhi who made India free. And only Gandhi and his fasting and his charkha and burning some clothes, that made India free. इतना रोए अंग्रेज की खाना नहीं खाया है साहब इन्होंने। अरे साहब, जिन्होंने 21 करोड़ भारतीय मरवा दिए भूख से, वो उनको फिक्र पड़ेगा कि इन्होंने 2 रोज की रोटी नहीं खाई? ये झूठ है साहब। और इसलिए ये बात चुभती है कि आपने लोगों की शहादत और कुर्बानी को दबा दिया। अगर आप जानना चाहते हैं साहब कि भारत को आजादी क्यों मिली, तो मैं कहता हूं कि ठीक है साहब, मैं जज्बात की बात नहीं कर रहा। बोले साहब, बख्शी साहब फौजी हैं, जज्बाती हैं, जज्बाती हो जाते हैं। मैंने पीएचडी भी करी है सर, मुझे रिसर्च मेथोडोलॉजी कोई सिखाए ना, अच्छी तरह आती है। I've done my MPhil, I've done my PhD from the University of Madras, और मैंने अपनी PhD की है अपनी रिटायरमेंट के बाद। कोई उम्र नहीं है पढ़ाई करने की। हमने साहब बोला कि हमको आजादी क्यों मिली, इसका चश्मदीद गवाह कौन? कितने सारे लॉयर मेरे दोस्त यहाँ बैठे हैं, there are so many lawyer friends here. Who is to say कि हम क्यों आजाद हुए? किसने आजादी दी आपको? अंग्रेजों ने। तो आपने अंग्रेजों से पूछा कि आप क्यों गए? आपने कहानी तो बना दी ना साहब कि ओहो यहाँ खाना नहीं खाया, उपवास किया, ये किया, आमरण अनशन करी। और हमारे कई मिनिस्टर थे हमारे देश में जो कहते थे साहब हमने लाठी खाई। अरे साहब, हमारी भैंस को भी लाठी पड़ती है, हमारी भैंसों को भी लाठी पड़ती है। इसका मतलब उनको मिनिस्टर बना दे और उनको भूल जाएं जिन्होंने अपना खून दिया इस देश के लिए। इनके पुरखे ये जो बैठे हैं हमारे सामने, खून दिया उन्होंने, अपना कुर्बानी दी अपनी, उसको भूल जाए। ये इन्होंने लाठी खाई है साहब। ये अंग्रेजों के टाइम में जेल में गए थे साहब, ताम्रपत्र दो पहले तो। और जब जेल में गए तो बोले साहब हम कोई चोर उचक्के थोड़ी ना है साहब, हमको तो स्पेशल प्रिजनर चाहिए, हमको अंग्रेजी कमोड चाहिए, हमको टेबल कुर्सी चाहिए, हमने किताबें लिखनी है साहब। क्या जेल है साहब? जब नेताजी को जेल में डाला गया, टॉर्चर किया गया, मारा गया, पीटा गया, क्योंकि वो था असली दुश्मन ब्रितानवी सरकार का। He was the real enemy of that. मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि साहब अंग्रेज क्यों गए? जो the person who signed the Independence of India Act was Prime Minister Clement Attlee, Prime Minister of India, British India, from 1945 to 1950. He signed the Independence of India Act. ठीक है साहब। और 1956 में
वो कलकत्ता आए, कोलकाता। और वो जस्टिस पीबी चक्रवर्ती जो उस वक्त गवर्नर थे वेस्ट बंगाल के, उनके साथ गवर्नर हाउस में रहे। तो गवर्नर चक्रवर्ती ने उनसे पूछा, लॉर्ड क्लेमेंट एटली, यू नो द क्विट इंडिया मूवमेंट दैट गांधी जी had started in 1942 had been crushed by you. अंग्रेजों ने 57 बटालियंस गोरों की, कैनेडियंस की, ऑस्ट्रेलियंस की इस्तेमाल करी और क्रश कर दी थी हमारी सो कॉल्ड क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो कहते हैं कि 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट खत्म करी, 45 में आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत गए और 47 में आप भाग गए। क्यों? कुछ समझ नहीं आता, किस लिए भागे साहब? किसे पूछा? लॉर्ड क्लेमेंट एटली, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, हस्ताक्षर जिसके इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट पर, उससे बड़ा चश्मदीद गवाह और कोई हो सकता है? कैन यू हैव अ मोर क्रेडिबल विटनेस टू व्हाई एंड हाउ इंडिया बिकेम फ्री? एंड यू नो व्हाट ही आंसर्ड? ही सेड 3 वर्ड, आप क्यों गए? He asked the British Prime Minister, former Prime Minister, and he said 3 words: Netaji Subhash Chandra Bose and Azad Hind Fauj. इनकी वजह से हम गए। But Justice Chakrabarti, after all, was a Chief Justice. वो इतनी आसानी से गिव अप करने वाला नहीं था। He asked a second probing question, and you know what that second question was? What then was the contribution of Mahatma Gandhi to the freedom of India, to India becoming independent? Now listen to this. ध्यान से सुनिए क्या जवाब दिया लॉर्ड क्लेमेंट एटली ने। He said, जस्टिस चक्रवर्ती कहते हैं, और मैं कोट कर रहा हूं, and I quote, Attlee's face twisted into a sarcastic smile as he spelled out the words minimal, MINIMAL, कम से कम। ये कौन बोल रहा है साहब? अरे विपिन चंद्र चाटुकार, तलवे चाटने वाला नहीं, इतिहासकार। ये बोल रहा है लॉर्ड क्लेमेंट एटली, लॉर्ड क्लेमेंट एटली। ठीक है, और उसने बोला कम से कम काउंट करो। अगर वो चलती रहती फ्रीडम स्ट्रगल, 1990 तक भी हम भारत में होते राज करते, और अगर हम 47 में भागे तो केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज की वजह से, और आजाद हिंद फौज की वजह से। यू गॉट इट राइट? या गुड, ओके। ये देखिए, ये है विधि का विधान। आप झूठ जितना मर्जी बोल लें, लाख झूठ बोल ले मुद्दई, तो लाख झूठ बोल ले, सत्यमेव जयते, ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स। ये वो संस्कृति है जो कहती है सत्येन तितिष्ठाय जगत। द ट्रूथ इज द फाउंडेशन ऑफ दिस अर्थ एंड द ट्रूथ इज नाउ देयर। इंडिया गेट के पीछे ये खाली छतरी थी, आप जानते हैं। इसमें under this canopy used to be the statue of King George V, Emperor of India, Emperor of the British Empire. 1998 में भारतीय लोगों ने, भारतीय जनता ने जाके वो उसका स्टैचू उखाड़ फेंका, फेंक दिया। हमें नहीं चाहिए इस अंग्रेज का पुतला यहां। और तब से लेके 2 साल पहले तक ये जगह रिक्त स्थान खाली था। हम लोगों ने एक मुहिम चलाई आजादी के बाद। मुझे भी कुछ जुनून है, पता नहीं क्यों, मैं शायद कोई एक सिपाही रहा हूंगा नेताजी की फौज में पिछले जन्म में, शायद वहां कुर्बानी दी होगी, क्योंकि ये जुनून नहीं उतरता। रिटायरमेंट के बाद जंतर मंतर पे जाके मैंने नारेबाजी करी, बच्चों को ले गया, मोटरसाइकिल रैलीज करी, दिल्ली में, कलकत्ता में, मुंबई में, बेंगलुरु में, कई शहरों में। हमें 10 साल लगे
लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने आखिरकार सुन लिया और नेताजी का स्टैचू हमने कहा हमें चावड़ी बाजार में नहीं चाहिए, हमें राजपथ जो आज कर्तव्य पथ है उस पर चाहिए। और आज वहां शान से ये 28 फुट का स्टैचू, 80 टन काले संगमरमर का स्टैचू वहां शान से लगा। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट आगे चलिए। देखिए, ये कह रहे हैं सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये जो डिबेट हुई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि साहब आप भारत क्यों छोड़ के जाना चाहते हैं, तो चर्चिल वगैरह चिल्लाए क्यों भारत को छोड़ रहे हो, वो फकीर क्या कर लेगा तुम्हारा, वो कब से उपवास कर रहा, उसको और करने दो। और जब वो 42 में गांधी जी को जेल किया था तो गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर, वहां से चर्चिल का ऑर्डर आया, व्हाई इज ही नॉट डेड, ये बुढ़ा अभी तक मरा क्यों नहीं है, मरने दो इसको, ये भागे मार के मरने दो। तो गांधी जी के सामने लोगों ने हाथ जोड़े, गांधी जी रिहाया बदली होगी, प्लीज खाना खा ले, और उन्होंने खाना खा लिया। ठीक है साहब, ये आपके उपवास ने जो हमको दिलवाया वो उसका सच है, ये उसका सच है। ये मैं इस बंदे की कहानी बोले ना, बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, इनकी झांसी रानी रेजिमेंट थी इनकी फौज। और इनकी मैं आज बुंदेले हर बोलों के मुख, इनका आज याद करना इनको अनिवार्य है, इनके जीवन के बारे में कुछ जानना अनिवार्य है। ठीक है, ये देखिए, मैं कांग्रेस के टाइम से नहीं शुरू करूंगा कि जब उन्होंने कांग्रेसी कपड़े खादी डाली और गांधी जी के साथ जुड़ गए, और जैसे ही वो जुड़े तो उनके विवाद शुरू हो गए गांधी जी से। उन्होंने गांधी जी ये आपके उपवास करने से नहीं जाएंगे, ये नेताजी ने उनको कह दिया था 1930 की दशक में, गांधी जी ये ऐसे नहीं जाने वाले। चाणक्य नीति कहती है मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है, माई एनिमीज एनिमी इज माई फ्रेंड, पीरियड। क्यों जर्मनी के पास गए, क्यों जापान के पास गए? हाँ गए, बिल्कुल गए, और बिल्कुल सही गया। वो अंग्रेजों के दुश्मन थे, और दुश्मन के साथ मिलके दुश्मन की ताकत तोड़ना ये कूटनीति, और ये सही कूटनीति। गांधी जी ने उनको कांग्रेस से निकलवा दिया। आप जानते हैं कैसे वो पठान बन के भेष वो बना के बदली करके वो भारत के थ्रू निकले, कलकत्ता से जाके वो पेशावर पहुंचे, पेशावर से उन्होंने पठान का वेश बनाया, और फिर वो अफगानिस्तान में गए, रूस की एम्बेसी गए, जर्मनी की एम्बेसी गए, फाइनली इटली की एम्बेसी में उनको काउंट ऑरलैंडो बना के उन्होंने भेजा मॉस्को, मॉस्को से वो इटली पहुंचे, रोम से वो पहुंचे बर्लिन। नेक्स्ट प्लीज, बर्लिन में वो हिटलर से मिलते हैं, ठीक है, और वहां पे वो खड़ी करते हैं इंडेस्चे लीजन, एक ब्रिगेड हिंदुस्तानियों के जो कैदी थे, प्रिजनर ऑफ वॉर थे उनकी। ये देखें हमारे तगड़े सर, बोलूं तो आप आगे चलिए। क्या ये देखिए 6-6 फुट के हमारे शेर सरदार ये थे उसमें। क्या हुआ साहब, जर्मनी युद्ध हारने लगा, नेताजी समझ गए अब मेरा यहां रहना बेकार है। उन्होंने हिटलर से गुहार लगाई कि मेरे को आप जापान जाने दीजिए, वहां आजाद हिंद फौज खड़ी हो गई है और उसके साथ मैं भारत को लड़के आजाद कराऊंगा। वहां जापान में रास बिहारी बोस ने जापान की सरकार पर दबाव डाला कि आप नेताजी को लाइए। अगर एक आदमी जान फूंक सकता है इस आजाद हिंद फौज की नसों में तो वो है सुभाष चंद्र बोस, वो है सुभाष चंद्र बोस। और वो एक सबमरीन में बैठ के उनको बिठाया, क्योंकि बाई एयर जाना बहुत खतरनाक था। चर्चिल के आदेश थे स्पेशल एयर सर्विस और जो उनके स्पेशल जो कमांडो थे अंग्रेजों के, जहां बोस मिले भागता हुआ उसे मार डालो, मार डालो। ये होता है दुश्मन, एनिमी ऑफ द एम्पायर। ये था वो नहीं जिनको आपने आगा खान पैलेस में महलों में रखा, वो दुश्मन नहीं थे, वो चाटुकार और कोलैबोरेटर्स थे। ये थे असली लड़ने वाले। ये सबमरीन में बैठ के आया। नेक्स्ट,
ये देखिए ये रास्ता, ये जर्मनी से चल के केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका के पास मेडागास्कर के पास ये सबमरीन पहुंची जर्मन, और वहां पे एक जापानी सबमरीन आई उनको लेने, I-29। नेक्स्ट प्लीज। यहां मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं जो आपको समझा देगी कि नेताजी थे क्या। ठीक है, जब बेटा थोड़ा गो बैक, हाँ, ये देखिए जब दोनों सबमरीन्स ऊपर निकली सतह पर, तो उस वक्त सी स्टेट 5 तूफान चल रहा था। सी स्टेट 5 मतलब 40 से 50 फुट की लहरें, 40 से 50 फुट की लहरें वहां पे उड़ रही थी। नेताजी दोनों सबमरीन्स 1 किलोमीटर दूर निकली सतह पे। नेताजी और जो कैप्टन मियाला जो उस सबमरीन का कमांडर था जर्मन, वो दोनों सबमरीन के कोनिंग टावर पे निकले। ठीक है, और उन्होंने देखा, उन्होंने बोला वो तो 1 किलोमीटर दूर है, थोड़ा पास ले आइए ना, हम जाएंगे कैसे इस सबमरीन से उस सबमरीन। उसने बोला हेयर बॉस, ये आप तूफान देख रहे हैं, 40-50 फुट की लहरें हैं, अगर मैं अपनी सबमरीन और पास ले गया तो दोनों टक्कर खा के दोनों सबमरीन डूब सकती हैं, मैं ऐसा जोखिम नहीं उठा सकता, अपने जवानों की जान में नहीं खतरे में डाल सकता। तो उसने बोला फिर मैं यहां से वहां कैसे जाऊंगा। उसने कहा वो देख रहे हैं छोटी सी 3 मैन की रबर बोट डिंगी, इसको आप बोलते हैं, एक चप्पू आप पकड़िए, एक आबिद हुसैन आपका सेक्रेटरी वो पकड़ेगा, और एक नाविक मैं जर्मन देगी। ठीक है, आप ये चप्पू की किश्ती लेके आप 1 किलोमीटर दूर आपको इस तूफान में जाना होगा, और दूसरी सबमरीन तभी आप पहुंच सकते हैं। तो नेताजी ने तूफान की तरफ देखा, फिर जर्मन कैप्टन की तरफ देखा और बोला क्या मैं पहुंच पाऊंगा उसमें। तो वो जो जर्मन कैप्टन था उसने सिर हिला दिया, हेयर बॉस मैं नहीं समझता आप यहां से वहां तक 1 किलोमीटर दूर इस तूफान में ये छोटी सी किश्ती में पहुंच पाए। तो नेताजी बेचारे हताश हो गए। इतने महीने सबमरीन के अंदर कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा है इस देश का और किसी और देश का दुनिया के, वो सबमरीन में रहे एक नाविक की तरह। बोले इतनी दूर आया और अब जब मंजिल इतनी पास है तो ये कह रहे कि मैं जा ही नहीं सकता। उन्होंने बोला कैप्टन व्हाट वुड यू एडवाइज, कैप्टन मियालर आपका क्या परामर्श है। He said, Herr Boss, listen to this. Herr Boss, I would advise you to go back. मेरा आपको परामर्श होगा कि आप वापस चलिए, आप नहीं बच सकते इस तूफान में। बॉस ने ठंडी सांस ली, कैप्टन की तरफ देखा और बोला कैप्टन, कैप्टन, I did not come out this way to go back. कप्तान मैं इतनी दूर वापस जाने के लिए नहीं आया। लगाइए किश्ती। उतरे, चप्पू पकड़ा, आबिद हुसैन के साथ और एक जर्मन नाविक, वो लोग निकल पड़े उस तूफान में, भयंकर तूफान में। कई बार वो किश्ती गायब हो गई, साहब पलट गई। ये लोग किसी तरह चढ़ के बैठे और वो कैप्टन ने माथे पे से बोला मैं क्या रिपोर्ट दूंगा हिटलर को, जाके इतनी दूर लाया और ये जाके तूफान में डूब के मर गया जिसको मैं लेके आ रहा। लेकिन किसी ना किसी तरह चमत्कार हुआ और वो जापानी सबमरीन पहुंच गए। नेक्स्ट प्लीज। ये जापानी सबमरीन, ये जापानी सबमरीन I-29, उस दिन जापान के शहंशाह का जन्मदिन था, बड़ी पार्टी हो रही थी, उन्होंने उनको वेलकम किया। बोस जापान पहुंचे। नेक्स्ट। बोस जापान पहुंचे, उसी वो जाके ये नहीं बोले मुझे किसी मेजर से, कैप्टन से, कर्नल से मिला दो। बोले मैं मिलना चाहता हूं आपके फॉरेन मिनिस्टर से, आपके मिनिस्टर ऑफ वॉर से, ठीक है, आपके प्राइम मिनिस्टर से। और वो सबसे मिले और उनको देखकर वो इतने प्रभावित हुए। देखिए जापानी एक बड़ी लड़ाका कौम, जर्मन एक बड़ी लड़ाका कौम। इन लड़ाका कौमों ने जब नेताजी को देखा कि ये है सामुराई वॉरियर, वो बड़े प्रभावित हुए उनसे। और ये जो प्रभाव उन्होंने जापान के ऊपर की जो टॉप लीडरशिप पे डाला, उसका मतलब INA को बहुत इज्जत मिली। नेक्स्ट प्लीज।
और ये देखिए, ये वहां सिंगापुर में वो जो 21 अक्टूबर को डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की गई, हुकूमत आजाद हिंद की घोषणा वहां की गई और 9 देशों ने दुनिया के मान्यता प्रदान करी आजाद भारत की सरकार को, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एग्जाइल। ये तब का न्यूज़पेपर है। और वहां आप देखें परेड, नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए आप सम ग्लिम्पसेस ऑफ द INA, ये सिंगापुर में परेड हो रही है। नेक्स्ट प्लीज। और ये कोई रैग टैग गुरिल्ला आर्मी नहीं थी। ये देखिए इनके पास आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स थे। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, टैंक्स, आर्टिलरी, तोपें। इनकी 3 डिविजन्स थी। यहां पर रोकना। नंबर 1 डिवीजन मेजर जनरल मोहम्मद जमान कयानी, नंबर 2 डिवीजन मेजर जनरल शाहनवाज खान और नंबर 3 डिवीजन मेजर जनरल नागर। ये 3 डिवीजन थी इनकी। हर एक डिवीजन में 20-20 हजार आदमी, टोटल 60,000 की फौज। टैंक इनके पास थे, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, तोपें और बाद में एयरफोर्स भी बनानी शुरू कर दी थी अपनी। तो ये मतलब कोई रैग टैग फौज नहीं थी, ये पक्की लड़ाका फौज जैसे कि इंडियन आर्मी है आज की, लेकिन सिर्फ नफरी 60,000 थी। नेक्स्ट, 1943 में फैमिन ऑफ बंगाल जिसकी मैंने आपको बात करी थी, जरा देखिए ये हाल हुआ था आपके देशवासियों। देखिए नर कंकाल सड़ रहे थे कलकत्ता की गलियों में, ये देखिए। और अगर उस वक्त 1943 में जापानियों ने और आजाद हिंद फौज ने हमला कर दिया होता तो वो अंग्रेज इतने घबराए हुए थे कि उन्होंने तमाम किश्तियां बांग्लादेश में, जो आज बांग्लादेश है, वो जला दी थी कि साहब ये किश्तियों का इस्तेमाल करके जापानी और आजाद हिंद फौज हमारे देश में आ जाएंगे, कलकत्ता पकड़ लेंगे। सारी किश्तियां जला दी। और जब किश्तियां जला दी तो जो अनाज किश्तियों में जाता था गांव गांव, वो बंद हो गया और लोग भूखों मरे। कलकत्ता में आके गिद्ध मंडरा रहे थे वहां। ठीक है साहब, उस वक्त ये जो पाप है इससे हमको आजादी मिली। नेक्स्ट प्लीज। अब नेताजी जब पहुंच गए, उन्होंने आजाद हिंद फौज की डिक्लेरेशन करी कि आजाद हिंद, गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद, और वॉर डिक्लेयर कर दी, जिसका कि बता रहे थे कि आपके जो बुजुर्ग थे उन्होंने जाके एज बाल सेना डिक्लेरेशन ऑफ वॉर अंग्रेजों की एम्बेसी में जाके दी कि हम आपसे युद्ध घोषित कर रहे हैं। देखिए साहब, अमेरिका का आजादी का उत्सव कौन सी तारीख को मनाया जाएगा? 4 जुलाई। क्यों 4 जुलाई? उस दिन क्या अंग्रेज गए थे अमेरिका छोड़कर? नो, दैट वाज द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बाय जॉर्ज वॉशिंगटन एंड द फोरफादर्स ऑफ द अमेरिकन यूनियन। उस दिन को वो आजादी दिवस मनाते हैं और भारत को भी। और हम इसके लिए जिद्दोजहद करेंगे, मुहिम करेंगे कि असली आजादी का दिन 21 अक्टूबर 1943 है। असली आजादी का दिन 21 अक्टूबर 1943 है। नॉट, रिपीट, नॉट 15 अगस्त 1947 जब आपको डोमिनियन स्टेटस मिला। आजादी नहीं मिली, फॉरगेट इट। झूठ मत बोलो, इतना सफेद झूठ तो कम से कम मत बोलो, ठीक है? और तब माउंटबेटन को राजा बना दिया गया था और आप जानते हैं बाकी उसने क्या किया। जब इन्होंने बहुत जो है पीछे पड़े जापानियों के कि हमला करो, हमला करो, हमला करो, जापानी हेजिटेट कर रहे थे। उनके वॉर प्लान्स में भारत को कैप्चर करना था ही, लेकिन ये नेताजी की शख्सियत है, नेताजी का उनका जो पावर ऑफ हिज पर्सनालिटी कि वो जापान के नेताओं को उन्होंने प्रेरित किया कि वो हमला करें। और 1944 में ये हमला हुआ। अफसोस कि तब तक टाइम जा चुका था, अमेरिका जंग में आ चुका था। अमेरिका की नेवी, अमेरिका की एयरफोर्स ने जमीन आसमान का फर्क कर दिया। अगर 43 में गए होते, लाइक अ नाइफ गोज थ्रू बटर, वो निकल जाते। लेकिन अब जो है इट वॉज टू लिटिल टू लेट। नेक्स्ट, ये देखिए, ये है जापान की फौज जो हमला कर रही है। हाँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये है इम्फाल और ये आपका ये है कोहिमा। आजाद हिंद फौज की नंबर 1 डिवीजन
और जापान की जो है आपकी तीन डिविजन्स जो उनकी थी, उन्होंने हमला किया और वो घेरा डालते हुए, इन्फिल्ट्रेट करते हुए इंफाल और कोहिमा पहुंच गए। अगर वो दीमापुर के रेल हेड पहुंच जाते, ये है दीमापुर का रेल हेड, ये लड़ाई खलास थी। फिर भी साहब 6 महीने कांटे की टक्कर हुई, कांटे की टक्कर हुई। जापानी सेना के जर्नल तब तक आजाद हिंद फौज पे इतना विश्वास नहीं करते थे। उनका भाई हमें नहीं मालूम ये कितना लड़ पाएंगे, कितना नहीं लड़ पाएंगे। तो उन्होंने उनको छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट के सारे जापानी फौजों के साथ मिला दिया कि आप रेकी करें, आप छोटे मोटे रेड करें, कोई बड़ा टास्क नहीं दिया। फिर भी ये लोग लड़े और नेताजी बहुत नाराज थे कि हम चाहते हैं। वो फिर भी नेताजी पहुंचे मोइरांग के गांव पहुंच गए मणिपुर के अंदर, और मैंने बताया कांटे 19-20 की टक्कर थी। इट इज द मोस्ट ग्रिमेस्ट बैटल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। स्टालिनग्राड और लेनिनग्राड की लड़ाई के बराबर की ये बैटल थी, लेकिन ये लोग लड़ाई हार गए, लेकिन जंग आजादी की जीत गए। नेताजी कहते थे कि whatever be the outcome of the Second World War, India will be free। वो कहते थे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं। कि आजादी भीख मांगकर टोकरे में नहीं दी जाती, आजादी लड़ के दी जाती है। आजादी के परवाने जैसे शहीद आजम भगत सिंह, बुटकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद जो लड़े मर्दों की तरह, जो लड़े, हमारी तो औरतें भी लड़ी, हमारी बच्चियां भी लड़ी रानी झांसी रेजिमेंट में अंग्रेजों के बरखिलाफ। यह होती है, इसको बोलते हैं शुजाअत, हिम्मत मर्द, मदद खुदा, और खुदा से भी मदद आई। नेक्स्ट प्लीज। दूसरे फेज में जब वो पहला हमला फेल हो गया, उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। बहुत नुकसान हुआ था हमारी पहली आईएनए डिवीजन का। ना सिर्फ बेटा वो मानसून शुरू हो गई थी, सांप थे बड़े बड़े जो ये बोलते हैं ना किंग कोबरास, वो काटते थे, सो नहीं सकते थे, जोंके थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। ये लोग इतना नुकसान उठाया वन डिवीजन में आईएनए की, इसका बयान नहीं किया जा सकता। इतना उन्होंने दर्द सहा, किस लिए? आपको और मुझे आजाद कराने के लिए। फिर जो हमारी सेकेंड डिवीजन थी उसको बर्मा लाया और शाहनवाज खान उसके जो है वो कमांडर। थोड़ा एक पीछे आई थी। हाँ, ये देखिए, ये है इरावदी नदी और ये है माउंट पोपा, बर्मा के अंदर है। इरावदी नदी पे ब्रिगेडियर धिलन साहब की, जो कि कर्नल धिलन थे, उनकी जापान की फौज में ब्रिगेडियर की रैंक नहीं है, कर्नल की रैंक है। कर्नल धिलन साहब को लगाया गया। फील्ड मार्शल स्लिम अंग्रेज ने जब देखा, अरे आजाद हिंद फौज यहां लगी है, ये सबसे कमजोर जगह है, यहां तो हम ऐसे ही घुस जाएंगे, लात मारेंगे तो ये सब हाथ खड़े कर देंगे। अभी तक तो लड़ रहे थे कि अपने घर आ रहे, अब तो घर से दूर जा रहे हैं, अब कहां लड़ेंगे? इसलिए उसने इरावदी नदी पे वो सेक्टर चुना जहां कर्नल धिलन डिफेंस पकड़े हुए था। कर्नल धिलन खुद सामने मोर्चे पे आया और जो अंग्रेजों की इरावदी नदी कोई 1.5-2 किलोमीटर का पार्ट है, ज्यादा है कहीं जगह, तो उस पे जब उनकी असॉल्ट वेव्स आ रही थी, मार के भून दिए। पहला हमला विफल, दूसरा हमला फेल, तीसरा हमला फेल, चौथा हमला फेल। अंग्रेज परेशान हो गए कि साहब आपने तो हमें बोला था यहाँ तो हम ऐसे ही घुस जाएंगे, ये हमको देखते ही बाहर खड़ेंगे, हथियार डाल देंगे, हाथ खड़े करके आ जाएंगे, ये तो लड़ रहे हैं पट्टे, ये तो जापानियों से ज्यादा लड़ रहे हैं। हैरान हो गए। फिर उन्होंने पॉज किया, बम्बर बुलाए, टैंक बुलाए, ताबड़तोड़ हमले किए। और उस वक्त जब इतनी शेयरिंग हो रही थी तो जो कर्नल धिलन थे वो भी बेचारे उस वक्त हिल गए। तो उन्होंने कहते हैं घुटने टेक के श्री गुरु गोविंद सिंह जी को याद किया और उनको दर्शन हुए। बोले उठ, इतना उनको सुनाई दिया, उठ और लड़, न डराओ अड़िसाओ, जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो।
वो लड़े और उन्होंने अगली भी उनकी वेव वहां ठोक दी। उस वक्त उनको खबर आई कि साहब दूसरे सेक्टर में अंग्रेज अटैक कर रहे हैं। वो उस तरफ गए, लेकिन जो अंग्रेजों का सबसे घातक हमला था वो इसी जगह आया और उनकी गैरहाजिरी में उनके जवान टिक नहीं पाए। लेकिन फिर भी नेक्स्ट वीक वो वहां से हटे और ये है साहब माउंट पोपा की पहाड़ी। पूरी आईएनए की डिवीजन ने यहाँ पे डिफेंस ले लिया। मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल ढिल्लों वो यहाँ पे डिफेंस पकड़ के लड़ने लगे। दे टुक अप डिफेंस हियर एंड दे फॉट लास्ट मैन लास्ट राउंड। अंग्रेजों ने हमले पे हमले किए। अंग्रेजों ने टैंकों की ब्रिगेड लगा दी। कोई एंटी टैंक हथियार नहीं था। ग्रेनेड लेके उनके जवान चढ़ गए, उन्होंने टैंक बर्बाद किए। अंग्रेजों के सारे हमले फेल हो गए और आखिरकार अंग्रेजों के पास कोई चारा नहीं था, वो इसको बाईपास करके आगे निकले। तब तक जापानी सेनाओं के पांव पड़ चुके थे, हमारे हिंदुस्तानियों के नहीं। माउंट पोपा की लड़ाई इज अ ट्रिब्यूट टू द स्पिरिट ऑफ द आईएनए। नेक्स्ट प्लीज। सबसे जो बड़ा आपको ट्रिब्यूट है, उससे बड़ा आपके दुश्मन से ज्यादा कोई नहीं दे सकता। यह है मेजर जनरल ग्रेसी। मेजर जनरल ग्रेसी, जीओसी 20 इंडियन डिवीजन। वो कर्नल प्रेम सहगल जब वो कैदी बन गया उससे पूछ रहा है, वो क्या कह रहा है सुनिए। What did you mean, you people, by going on fighting? We had armor, artillery. You chaps had nothing. But instead of surrendering, you fought. अरे हथियार डालने के बजाय तुम लड़े। टैंक हमारे पास, तोपें हमारे पास, बम्बर हमारे पास, तुम्हारे पास कख नहीं था। तुमने हथियार क्यों नहीं डाले? तुम लड़े क्यों? ये तो पागलपन था। It was madness. Why didn't you do it? Why did you not come over? क्या जवाब दिया कर्नल प्रेम सहगल ने? Of course it was madness. हाँ, वो पागलपन था, वो जुनून था अपने देश की आजादी के लिए जिसके लिए हम लड़े। A revolutionary army fights on the spirit of madness. पागलपन का जुनून होता है जिसमें नफा नुकसान नहीं गिना जाता। मेरा क्या फायदा है, क्या व्यक्तिगत, मुझे क्या तगमा मिलेगा, बाहर में जा। मैं अपने देश के लिए लड़ मिटूंगा, मर मिटूंगा। पुरजा पुरजा कट मरे, कबाऊ न छाड़े खेत पुरजा पुरजा, जो कटे दीन के हेत। ये खास कर इन लड़ाकों के अंदर लड़के मर गए, लेकिन हथियार नहीं डाले, अपनी कुर्बानी दे दी। लेकिन ये देखिए, जुलाई 1945 में नेताजी समझ गए कि जापान की कमर टूट गई, जापान हारने वाला है। तो उन्होंने सिंगापुर में एक वॉर मेमोरियल बनाया, ठीक है, और 3 स्तंभ का वॉर मेमोरियल, और वहां पे उन्होंने खुद जाके श्रद्धांजलि अर्पित करी इन 26,000 सैनिकों को जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। नेक्स्ट प्लीज। वहां पे उन्होंने लिखा, ये नेताजी के अल्फाज हैं, सुनिए। द फ्यूचर जनरेशंस ऑफ इंडियंस who will be born not as slaves but as free men because of your colossal sacrifice will bless your names and proudly proclaim to the world that you, their forebears, fought and suffered reverses in the battle of Manipur, Assam and Burma, but through temporary failure you paved the way to ultimate success and glory. कि भाई हमने छोटी छोटी लड़ाइयां हार दी होंगी, बट आजादी की जंग हम जीतेंगे आपकी कुर्बानी की वजह से। ये उनके अल्फाज हैं नेताजी के, जब उन्होंने श्रद्धांजलि दी अपने 26,000 शहीदों को। नेक्स्ट प्लीज। ये है इज्जत इत्माद कुर्बानी, ये उनका मोटो था, ठीक है। और यहां ये वो बनाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वो हार गए ये जंग,
जापान पे एटम बॉम्ब गिराए गए, हिरोशिमा नागासाकी पे जापान ने साहब हथियार डाले। और तब नेताजी चाहते तो हथियार डाल के वो भी आत्मसमर्पण कर सकते थे। उन्होंने कहा नहीं, वो रूस की तरफ निकल गए। मैं वो कहानी बाद में बताता हूं, ठीक है। ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक खून का एक कतरा कतरा मेरे अंदर बह रहा है। वी विल कीप फाइटिंग, ठीक है। लेकिन अंग्रेज आए, माउंटबेटन आया, नेहरू जी आए सिंगापुर। भारतीय प्रवासी मूल के लोगों ने बोला, नेहरू जी जरा आप जाके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे वो 26,000 शहीदों को आजाद हिंद फौज के। हाँ जी मैं जरूर जाऊंगा। हाँ जी थे। तो वो जाने वाले थे, वहां से फोन आया माउंटबेटन का, जवाहर यू विल नॉट गो। अंग्रेज ने आदेश दिया कि जवाहर तुम नहीं जाओगे। वो नहीं गए साहब। भाड़ में गई श्रद्धांजलि, भाड़ में गई हमारी इज्जत, वो नहीं गया। कुत्ते तो फिर खैर क्या बोलते, कुत्ते दो मिलाते। मैं आपको कहना चाहता हूं कि माउंटबेटन ने वहां पे आर्मी के इंजीनियर्स भेजे और वो जो आपने स्तंभ देखा था अभी, बम लगाए वहां पे और ब्लास्ट कर दिया। अगला ये हाल किया उस शहीद स्मारक। किसी भी इंसानियत के दर्जे से अगर शहीदों का शहीद स्मारक है, चाहे मेरा चाहे मेरे दुश्मन का, चाहे पाकिस्तान का, चाहे चीन का, मैं उसे कभी बर्बाद नहीं करूंगा। मैं हमेशा वहां पे सलूट करूंगा। लेकिन उसने इसको उड़ा दिया। लेकिन देवियों और सज्जनों, भाइयों और बहनों, ये हमारे प्रवासी भारतीयों की हिम्मत और शुजाअत है जिससे हमें आजादी मिली थी। और आप जानते हैं सिंगापुर के प्रवासी भारतीयों ने क्या किया? 1995 में जब 100वीं वर्षगांठ थी नेताजी की, तो उन्होंने अपनी जेब से पैसे लगाए। अगला प्लीज। अपनी जेब से पैसे लगाए और ये स्मारक बनाया सिंगापुर के अंदर। आम भारतीय नागरिकों ने, कोई सरकार का पैसा नहीं, कुछ नहीं, अपनी जेब अंटी से पैसे लगा के ये शहीद स्मारक बनाया। लेकिन मुझे बड़ा दुख है और मैं आपके पास आया ही इसलिए हूं, इतनी दूर चावला साहब के बुलाने पे कि साहब अब एक जंग बाकी रह गई। 75 साल हो गए, भारत में एक पत्थर नहीं है जहां पे 26,000 हमारे शहीदों के नाम लिखे हों। हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं, हम मोदी जी से निवेदन कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि जो ऐतिहासिक काम आपने शुरू किया नेताजी की मूर्ति को लगाकर, ठीक है, वो आप पूरा कर दें। और एक शहीद स्मारक दिल्ली में हो सके तो लाल किले के सामने, क्योंकि हमारी आजाद हिंद फौज का नारा था दिल्ली दिल्ली जाएंगे, लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। तो अगर वो नहीं पहुंच सके, उनकी आत्माएं तो वहां पहुंच गई। और हम चाहते हैं कि वहां पे एक शहीद स्मारक बने। नेक्स्ट प्लीज। नेताजी को क्या हुआ? मैं जस्ट 2 मिनट दूंगा। नेताजी को क्या हुआ साहब? नेताजी एक फौज में और कॉर्पोरेट सेक्टर में आजकल बोला जाता है, एक है IQ, इंटेलिजेंस क्वोशंट, और एक है EQ, इमोशनल क्वोशंट। इमोशनल क्वोशंट क्या है साहब? कि मैं कभी हार नहीं मानता, चाहे कुछ हो जाए, सर फट जाए मेरा, लेकिन मैं दीवार पे मारता रहूंगा जब तक दीवार टूटेगी। यह है EQ। और अगर EQ किसी में हमने देखा तो वो था नेताजी। वो लड़ाई खत्म हो गई, बोले हाँ साहब मैंने जितना हो सकता था ट्राई किया। अब जापान की भी, जर्मनी की ऐसी तैसी हो गई, जापान की ऐसी तैसी हो गई, अब तो खत्म नहीं। उस वक्त उन्होंने जापानी सरकार से बातचीत करी, उन्होंने रूस की सरकार से बातचीत करी। अदम मलिक जो एम्बेसडर था टोक्यो में रूस का, उसके पास उन्होंने चिट्ठी भेजी कि साहब आपने मान्यता दी है, याद रखिए जो 9 देश जिन्होंने आजाद हिंद सरकार को मान्यता दी थी उसमें रूस भी शामिल था। और आजाद हिंद फौज की एक जो है
एम्बेसी, जैसे कि दूतावास होती है, वो ओम्स्क साइबेरिया में बनाई गई थी। ओम्स्क साइबेरिया वो जगह थी जहां मॉस्को से हटकर ज्यादातर सरकार वहां पे बेस आई थी कि जर्मन बॉम्बरों से दूर रहे। नेताजी के लिए एक जापानीज इंटेलिजेंस एजेंसी थी कामपेताई। उसको टास्क दिया गया कि नेताजी को रूस तक बच के निकल जाने में मदद करिए। तो उन्होंने ये नाटक किया कि नेताजी का जहाज फॉर्मोसा ताइवान में 18 अगस्त को जलकर खाक हो गया है, नेताजी शहीद हो गए, जबकि नेताजी उस जहाज में नहीं थे। यहां थाईलैंड से वो जो फील्ड मार्शल तिरौची था, मैं उसका हेडक्वार्टर कोशिश करूंगा, अगर देख सकता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि नेताजी वहां जाते रहते थे। तो काउंट तिरौची जो था, जो फील्ड मार्शल तिरौची, उसने अपना जहाज उनके पास दिया था सिंगापुर से यहां आने, और यहां से कामपेताई जापानीज इंटेलिजेंस ने उनको ये वाला जहाज दिया, ये जो आप देख रहे हैं, ये जहाज दिया। उसमें जनरल शिदेई के साथ बैठकर वो यहां से साइगोन गए, और साइगोन से ताइवान जाने की बजाय वो सीधा मांचूरिया की तरफ उड़ गए। ठीक है, सीधा मांचूरिया की तरफ उड़ गए। नेक्स्ट प्लीज। ये है वो जो हेड है कामपेताई के। एक वापस आइए, बैक। हाँ, और ये है उत्तरेखंड और पीटर उफ्तनाव, ये जो है ये दो स्मर्श रूसी इंटेलिजेंस एजेंसी के रहनुमा हैं, जिन्होंने नेताजी को शरण दी, पनाह दी साइबेरिया में। ठीक है, और उस वक्त जो है मैं आपको बताना चाहता हूं, नेक्स्ट प्लीज। अंग्रेज सरकार हैरान थी, उन्होंने कहा ये झूठ है, हम नहीं मानते कि ये सुभाष चंद्र शहीद हो गए। ठीक है, ये है वेवर, हमने इसकी चिट्ठियां पढ़ी। नेक्स्ट प्लीज। ये है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। हमने जो डिक्लासिफाइड फाइल्स हैं लंदन में, ट्रांसफर ऑफ पावर आर्काइव, वो सब जाके पढ़े। ठीक है, और ये है फील्ड मार्शल ऑकिनले, कमांडर इन चीफ ब्रिटिश इंडिया। और मैं जैसे बता रहा था मैडम को कल, नेक्स्ट प्लीज, कि 1945 में नवंबर, जबकि आईएनए में ट्रायल शुरू हुए और पूरे भारत में विद्रोह शुरू हो गए। ठीक है, तो उस वक्त ये जो आईएनए की ट्रायल चल रही थी और देश में कलर हो गया था, तो अंग्रेजों के छक्के छूट गए कि साहब 25 लाख की भारतीय फौज है जो वर्ल्ड वॉर 2 लड़ी है, जिसने जर्मनों को हराया, जापानियों को हराया और इटालियंस को हराया। और कितने गोरे फौजी है भारत में? 40,000। अगर ये 25 लाख पत्थर भी मारे तो साहब हम यहां नहीं रह सकते। मेरा सुझाव है कि तशरीफ का टोकरा लेके चुपचाप निकल चलो। और ये राइटिंग में है, दे मेड इवैक्यूएशन प्लान कि सारी फौजें अंग्रेज लड़ती लड़ती उन शहरों में जाएंगी जहां हवाई पट्टी है, और वहां पे जैसे काबुल में हुआ ना, फौजें बाहर लड़ेंगी, जो फैमिलीज हैं, जो बच्चे हैं उनके गोरों के, वो जहाजों में बैठ बैठ के इंग्लैंड भागेंगे। ये भागने के प्लान बन चुके थे, किसकी वजह से? नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। नेक्स्ट। और साहब जब उन्होंने ये चिट्ठी भेजी, फील्ड मार्शल ऑकिनले ने फील्ड मार्शल वेवल को भेजी, उसने वही चिट्ठी बोली, मैं पूरी तरह सहमत हूं, 18 महीने हैं हमारे पास, उसके बाद हम भारत में रह नहीं सकते नेताजी की वजह से। अभी अच्छा है कि हम तशरीफ का टोकरा लेके भाग जाए जब तक निकल सकते हैं, नहीं तो जाना भी मुश्किल हो जाएगा। ये हाल है। तो अंग्रेज लंदन में बैठे थे, बहुत दूर, गदर से दूर। वह बकवास करते हो तुम, बुड्ढों की पतलून खिसक गई है। किसको बोला? फील्ड मार्शल वेवल को बोला, अरे बुड्ढे तेरी पतलून तो नहीं खिसक गई, क्यों गीली कर रहा है अपनी ट्राउजर? तो उसने पता क्या लिखा? किंग जॉर्ज 5 को लिखा। अंग्रेजों में ये चीज थी, सिर्फ थी। उसने चिट्ठी लिखी, इफ हिज मैजेस्टी थिंक्स I have lost my nerve, it is your duty to replace me this minute.
but you ignored my advice at your own extreme peril. अगर आप समझते हैं साहब कि मेरी पतलून ढीली हो गई है, तो आपका फर्ज है शहंशाह कि आप इसी वक्त मुझे मेरे पद से हटा दें, लेकिन मेरे परामर्श को आप अपने व्यक्तिगत खतरे पे ही इग्नोर कर सकते, ये उसने कहा। और उसी दिन साहब, उसी दिन 18 फरवरी 1946 को जो है ये भारत में विद्रोह कर दिया था भारतीय रॉयल नेवी ने, ठीक है। 80 जहाजों में से 79 जहाजों पे यूनियन जैक उतारा, तिरंगा फहराया, अंग्रेज अफसर उठा के पानी में फेंके। मुंबई और कराची की गलियों में नेताजी की तस्वीरें लेकर ऐसे जय हिंद करते वो सेलर घूमने लगे। और जबलपुर जो मेरा घर है यहाँ, वहां पे विद्रोह हुआ ब्रिटिश इंडियन आर्मी के यूनिटों में, सिग्नल यूनिटों में, ईएमई के यूनिटों में। अंग्रेज समझ गए दी एंड, खलास, इट्स ओवर, और वो भागे सर पे पांव रख के। लेकिन अफसोस ये है, आजादी दिलाई नेताजी ने, आजाद हिंद फौज ने, सत्ता मिली चाटुकारों। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट 26,000, 60,000 में से ये अहिंसा है। 26,000 की शहादत अहिंसा है। 44% फोर्स मारा गया, यानी आधा फोर्स, 50% ऑफ द फोर्स डाइड फाइटिंग। और आप कह रहे हैं साहब अहिंसा परमो धर्म। आप झूठ बोल रहे हैं साहब, आप सफेद झूठ बोल रहे हैं, तुम्हारी जबान को कीड़े लगे, तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो। देवी और सजनों, जिसने हमें आजादी दिलाई, कहा जाता है कि अंग्रेजों ने रूस को बोला हमें वापस नहीं चाहिए, अपनी कैद में रखो। हाँ, हम वहां इंटेरोगेट करना चाहते हैं। इंटेरोगेशन आप समझते हैं साहब, टॉर्चर। जिस शख्स ने तुम्हें आजादी दिलाई उसे टॉर्चर करके मारा गया साइबेरिया की एक कैद में। हिंदुस्तान वालों, हमें वाकई चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि उसकी अस्थियां भी हम वापस नहीं ला पाए, अस्थियां भी वापस नहीं, जिसकी वजह से आप आजाद हैं, गर्व से कहते हैं आई एम एन इंडियन। इंडियन पासपोर्ट की हर जगह इज्जत होती है, चाहे यूरोप में, चाहे अमेरिका में, पढ़े लिखे लोग हैं हिंदुस्तान में। लेकिन जिसने आपको आजादी दिलाई उसे टॉर्चर करके मारा गया, उसके मुंह पे प्लास्टिक का बैग डाल के उसकी सांस रोकी गई ताकि हार्ट अटैक लगे। यहां की सरकार, उस वक्त की सरकार, वो इस षड्यंत्र में शामिल थी। उसने कहानी फैलाई, हाँ जी वो तो मर गए थे साहब, एक के बाद एक कमीशन बिठाई थी साहब, वो मर गए। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट साहब। 10 साल से मुहिम लड़ रहा हूं, ये उसी का एक चैप्टर है। 2019 में हमने सरकार से गुहार लगाई कि साहब जो बचे खुचे आजाद हिंद फौज के सैनिक हैं, उन्हें रिपब्लिक परेड पर राजपथ पर लाइए। और मुझे बड़ी खुशी है मोदी जी ने उसकी इजाजत दी। और ये देखिए, ये हमारे आजाद हिंद फौज के ये जो सैनिक बैठे हुए हैं, ये देखिए सिपाही परमानंद यादव और उनके कई जो साथी थे, 4 साथी, वो रिपब्लिक डे परेड पर आए। 101 उम्र, 198 की उम्र, 95 की उम्र। और जो सिपाही भागमल था वो परेड के 5 दिन के बाद प्राण छोड़, जैसे कि वो इंतजार कर रहा था कि हमें वो इज्जत बख्शें जो हमारा हक है। वो बेचारे चले। नेक्स्ट प्लीज। मैं कहना चाहता हूं कि अब वक्त आ गया है कि हमारा इतिहास बदली किया जाए। मैं भगवाकरण नहीं बोल रहा इतिहास का, मैं कह रहा हूं सत्य पे जाइए। प्लीज गो बाय फैक्ट्स, एम्पिरिकल फैक्ट्स। उसके आपको इतिहास बदली करना होगा। 1977 में ट्रांसफर ऑफ पावर आर्काइव डिक्लासिफाई हुई थी, क्यों उनको हमारे इतिहास में शामिल नहीं किया गया? अथॉरिटेटिव ब्रिटिश जो व्यूज हैं वो क्यों उसमें शामिल नहीं किए गए? क्यों चाटुकारिता और ये जो है उसको प्राथमिकता दी गई? नेक्स्ट प्लीज। ये है जनरल फुजीवाड़ा की ग्रैंड डॉटर। अभी बात की जा रही थी जनरल फुजीवाड़ा
जो कि ज्ञानी जी से मिले यहाँ के गुरुद्वारे में, ये उनकी पोती है। फुजीवाड़ा साहब नहीं रहे, उनकी मैडम नहीं है, उनका बेटा भी नहीं है, उनकी ये है। ये मिलने आई थी मेरे को वहाँ पे और हमने इनसे संपर्क बनाया हुआ। लास्ट नेक्स्ट प्लीज। ये है शान से खड़ी नेताजी की मूर्ति, ये हम हजारों साल यहीं रहेगी, ठीक है। और ये हमने एक डिजाइन बनाया था नेताजी के जो आजाद हिंद फौज के शहीद स्मारक। मैंने एक फेसबुक पे, ट्विटर पे कैंपेन शुरू किया है फॉर अ वॉर मेमोरियल। आप प्लीज फेसबुक पे जाइए, मेरे फेसबुक पेज पे, उसको सिग्नेचर डिजिटल करिए और उसको शेयर करिए। कोई 30,000 हो गए हैं, हमें कोई 1 लाख के ऊपर चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। सो प्रेस द बटन फॉर नेताजी, प्रेस द बटन फॉर द INA, a war memorial for the INA। जय भारत, जय हिंद।